गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर है 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। अभी तक हम लोग 2.1 की हेडिंग को कंप्लीट कर चुके हैं और अब आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है बच्चों, 2.2 हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। इससे पहले के जो हेडिंग्स हैं और पैराग्राफ्स हैं, उन सबको हम लोगों ने अभी तक 6 डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस किया है। बच्चों, ये भी एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके ला रहा हूँ और आप इसको ध्यान से समझिए, सुनिए। आगे बढ़ते हैं। 2.2 हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। किस प्रकार से जो कानून बनाए गए वनों से संबंधित, जंगलों से संबंधित ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसने कल्टीवेशन को यानी खेती को किस तरह से प्रभावित किया। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ यूरोपियन colonialism was on the practice of shifting cultivation or swidden agriculture। बच्चों, यूरोपीय उपनिवेशवाद का असर, एक बड़ा असर शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे पड़ा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा उस वीडियो को, तो मैं फिर से बता देता हूँ बच्चों। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वन क्षेत्र में जो कुछ आदिवासी लोग वन क्षेत्र में या वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले इस तरह की कृषि को, इस तरह की खेती को किया करते थे। अभी भी कुछ इलाकों में ऐसा होता है। जंगलों को साफ करके, पेड़ों को काट करके, जब भूमि, ज़मीन साफ हो जाए, उस पे खेती करो। 1, 2 सीज़न, 3 सीज़न, 4 सीज़न या 1 साल, 2 साल खेती करो। और जब वो मिट्टी, उस ज़मीन की, उस खेत की मिट्टी जब इनफर्टाइल हो जाए, यानी उसका जो उपजाऊपन है, उर्वरा शक्ति है, वो कम हो जाए, तो उस मिट्टी को, उस ज़मीन को छोड़ दो। फिर दूसरे जंगल के दूसरे इलाके में पहुंच जाओ, वहाँ पर फिर वही पुरानी वाला काम करो। जंगलों को काट के, पेड़ वेड़ को काट करके, ज़मीन को साफ करके फिर से उसमें खेती करो। उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाओ। कुछ समय उसमें खेती करो और जब मिट्टी की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर आगे चल दो। तो इस तरह की जो कल्टीवेशन है उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और कहा जाता था और कहा जाता है। और ये ख़ास तौर से वन क्षेत्रों में, जंगल वाले इलाकों में ऐसा होता है। तो जो यूरोपीय लोगों ने जो कानून बनाए जंगलों से रिलेटेड अपनी अपनी कॉलोनीज़ में, उसका सबसे बड़ा असर पड़ा इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे। कैसे? दिस इज़ अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बहुत से इलाकों में इस तरह की खेती एक पारंपरिक व्यवस्था थी, यानी हजारों साल से इस तरह की खेती होती आ रही थी। It has many local names such as lading in Southeast Asia, milpa in Central America,
और सिटेमेन और टैवी इन अफ्रीका एंड चेना इन श्रीलंका। इन इंडिया ध्या, पेंडा, बेवर, नेवाद, झूम, पोडू, खंडाद, कुमरी are some of the local terms for Sweden agriculture. विश्व के अलग अलग भागों में इस तरह की खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है, और जो मैंने अभी पढ़े वो वही नाम थे। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में कुछ बोला जाता है, सेंट्रल अमेरिका में उसको कुछ बोला जाता है, अफ्रीका में अलग, श्रीलंका में अलग नाम से जाना जाता है। भारत में ही ये एक दो नहीं कई नामों से इस तरह की जो खेती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये कई नामों से जानी जाती है। ध्या, पेंडा, बेवर, नेवाद, झूम, पोडू वगैरह वगैरह। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स of the forest are cut and burnt in rotation. Seeds are sown in the ashes after the first monsoon rains, and the crop is harvested by October-November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow for 12 to 18 years for the forest to grow back. A mixture of crops is grown on these plots. In central India and Africa, it could be millets, in Brazil, manioc, and in other parts of Latin America, maize and beans. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने बताया, उसी को इसने अच्छे तरह से एक्सप्लेन और डिफाइन किया है। इसमें क्या है, फॉरेस्ट जंगलों को काटा जाता है, फिर उसके बाद जो बचा वो लकड़ी, जो उसकी जड़ और थोड़ा सा जो ऊपर लकड़ी निकली रहती है, जला दिया जाता है। उसको जलाने के बाद मॉनसून रेन, जब पहली मॉनसून की बारिश होती है तो उसमें बीज बो दिया जाता है, बीज छिड़क दिया जाता है, उसमें फसल हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक फसल काट ली जाती है। फिर क्या होता है बच्चों, इन खेती के प्लॉट्स में फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, यानी 2 साल इसमें खेती की जाती है। उसके बाद इसको उसी तरह से छोड़ दिया जाता है। 12 से 18 साल उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है ताकि फिर से इस पे जंगल उग जाए, फिर से पेड़ लग जाएं। ठीक है, इनमें कई तरह की इस तरह की खेती में कई तरह के अनाज और फसल बोई जाती है। जैसे सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में इसमें मिलेट्स में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी वगैरह वगैरह। ब्राज़ील में मैनियोक, और लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अलग अलग इलाकों में मक्का, बीन्स वगैरह की फसल बोई जाती है। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट. They felt that land which was used for cultivation every few years could not grow trees for railway timber. जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स थे, यूरोपीय जो वन क्षेत्र से संबंधित प्लांटेशन करने वाले जो थे, ठेकेदार या पैसे वाले या पूंजीपति या अधिकारी, वो इस तरह की कृषि व्यवस्था को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जंगलों के लिए हानिकारक मानते थे कि ये जंगलों को हानि पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरह की व्यवस्था वो महसूस करते थे कि लैंड विच वॉज यूज फॉर कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर, कि अगर इस तरह से जमीन पर खेती की जाएगी, एक बार जंगल काट दिया जाएगा, फिर उसको जला दिया जाएगा, फिर उस पर खेती की जाएगी, फिर कुछ साल उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर खेती की जाएगी। इससे क्या होगा कि जो हमको रेलवे स्लीपर्स के लिए जो लकड़ी, जो टिम्बर, इमारती लकड़ी जो हमको चाहिए रहेगी, वो तो हमको मिल ही नहीं पाएगी। यानी पेड़ों को इनका सोचना था कि पेड़ों को भरपूर विकास करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो अच्छी जो लकड़ी होती है, टिम्बर, जो
मोटी लट्ठे होते हैं जिनसे कि वो स्लीपर बने, वो तो हमको मिलेगा ही नहीं। When a forest was burned, जब एक जंगल को जलाया जाता है, जलाया जाता था, there was the added danger for the flame spreading burning valuable timber। तो इससे खतरा बढ़ जाता था, खतरा ये बढ़ जाता था कि आग आपने लगाई जंगल में खेत को साफ़ करने के लिए, मतलब सॉरी जंगल साफ़ करने के लिए आग लगाई ताकि ज़मीन तैयार हो जाए, आपने तो आग लगा दी, लेकिन हो सकता है कि ये आग बढ़ जाए, आग फैल जाए और आसपास जो अच्छे पेड़ हैं जिनसे अच्छी लकड़ी मिलने की उम्मीद है वो भी जल जाए, ऐसा अंग्रेज अधिकारियों का मानना था। Shifting cultivation also made it harder for the government to calculate taxes. Therefore, the government decided to ban shifting cultivation. Shifting cultivation का अंग्रेजों को, अंग्रेज अधिकारियों को एक और घाटा समझ में आ रहा था, वो ये कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ये पता नहीं चल पा रहा था कि किस किसान को कितना लगान देना है, क्योंकि जो इस तरह की खेती किसानी करने वाले जो लोग थे वो मूवेबल थे। मूवेबल का कहने का मतलब वो साल 2 साल उन्होंने एक ज़मीन पे खेती की, उस ज़मीन को छोड़ दिया उन्होंने, फिर वो दूसरी जगह चले गए। अब गवर्नमेंट, सरकार के अधिकारियों के पास कोई तरीका ही नहीं था कि वो इवैल्यूएट करें, कैलकुलेट करें कि भैया इसकी इतनी ज़मीन थी तो इसको इतना लगान देना है। वो तो ज़मीन छोड़ दिया, वो बोला नहीं हम तो उसमें खेती करते ही नहीं, अब तो हम दूसरे जगह जा रहे हैं। क्योंकि उनका जो एड्रेस था, उन लोगों का जो इस तरह की खेती करते हैं, वो एड्रेस जो है वो फिक्स एड्रेस नहीं था। मतलब एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस का मतलब ये हुआ कि उनकी जो ज़मीन होती थी खेती की वो फिक्स नहीं होती थी। भाई ज़मीन फिक्स रहेगी तब ना सरकार रेट तय करती है कि नहीं आपको इतना लगान देना पड़ेगा। ज़मीन ही फिक्स नहीं है, आज ज़मीन इधर है तो कल उधर ज़मीन, फिर परसों उधर ज़मीन, कहने का मतलब तो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ये काफ़ी मतलब मुश्किल भरा काम होता था। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर देंगे, उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। एज अ रिजल्ट मैनी कम्युनिटीज़ वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से समुदाय को, बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती, फोर्सिबली दबाव डालकर उनको उनके घरों से, जिस जंगल के आसपास वो रहते थे वहाँ से उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशंस, कुछ लोगों को अपना व्यवसाय बदलना पड़ा, अलग काम धंधा चुनना पड़ा। वाइल सम रेजिस्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियन, लेकिन कुछ जो आदिवासी समूह थे उन्होंने विद्रोह भी किया, छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2.3 हु कुड हंट, ठीक है, ये फॉलो करेंगे। बच्चों तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू।